देखो पॉलिटी वाली क्लास में, लास्ट वाली क्लास में हमने देखा था अनुसूचियाँ देख रहे थे, है ना, और हमने 4 अनुसूचियाँ देख ली थी। क्या कोई लोग चारों अनुसूचियाँ बता सकते हो? चारों अनुसूचियों में क्या क्या दिया गया है? पहली अनुसूची में बताओगे क्या दिया गया है? राज्य और संघराज्य क्षेत्र उनका प्रशासन क्षेत्र, है ना। दूसरे वाले अनुसूची में क्या दिया गया है? 2 नंबर का काम, पैसे वाला, है ना, उसमें वेतन दिया गया है। तीसरे वाले में 3 बार कसम खिलवाओ, है ना, खाओ कसम, है ना, तो उसमें शपथ वाला है। और 4 में क्या है? सब चौपट कर दिया, है ना, बांट लिया इधर उधर, राज्यसभा में सीटों को बांट दिया, सब चौपट कर दिया। ठीक है, तो चारों हमने देख लिया है, 4 अनुसूचियाँ। आज अनुसूची होगी 5, है ना। तो 5वीं अनुसूची हम लोग देखेंगे। अनुसूची 5, किसी को कोई थोड़ा सा भी आइडिया है कि अनुसूची 5 में क्या होगा? क्योंकि सबको पता था कि ये वाला टॉपिक चलने वाला है आज, तो थोड़ा थोड़ा तो पढ़ के आए होगे, है ना। क्या प्रशासनिक व्यवस्था? प्रशासनिक व्यवस्था तो हमारी मान लेते हैं कि प्रशासनिक व्यवस्था है, चलो ठीक है, अच्छी बात है प्रशासनिक व्यवस्था, है ना। तो वैसे प्रशासनिक व्यवस्था तो हम पढ़ेंगे जहाँ पे संसद पढ़ेंगे, है ना, तो वहाँ पे है संसदीय व्यवस्था पढ़ लेंगे, वहाँ पे है प्रशासन का सारा सिस्टम कि यहाँ पे कैसा प्रशासन होगा। इसको क्यों पढ़ेंगे? थोड़ा ऊपर हो गया ज़्यादा, इसको थोड़ा नीचे करते हैं। बताओ इसमें क्या है, अलग से क्या है इसमें? SC/ST के बारे में। SC/ST के बारे में कभी कहते हो प्रशासन के बारे में है, कभी कहते हो SC/ST के बारे में है। मामला तुम्हारा नहीं समझ में आया? अच्छा देखो, तुमको हम क्लियर कर देते हैं क्या है। तुम्हारी बात सही है ना। इसमें क्या दिया गया? जो अनुसूचित क्षेत्र हैं, अनुसूचित समझते हो, जहाँ पे SC वाले लोग ज़्यादा रहते हैं, है ना, ऐसे क्षेत्र, और जो ST वाले क्षेत्र हैं, अनुसूचित जनजातियों वाले क्षेत्र जो हैं, जहाँ पे ये लोग ज़्यादा रहते हैं, वहाँ पे एक विशेष प्रकार का प्रशासन होना चाहिए, वहाँ पे प्रशासन की व्यवस्था अलग होनी चाहिए, वहाँ पे नियंत्रण अलग होना चाहिए, ठीक है ना। ऐसे तुम हर जगह देखोगे, हर राज्य में अलग अलग मुख्यमंत्रियों के पास अलग अलग पावर होती है, सबके पास मुख्यमंत्रियों के पास ही राज्य में पावर होती है। लेकिन जहाँ पे तुम देखोगे SC/ST वाले क्षेत्र होंगे, कुछ क्षेत्र ऐसे चुनिंदा कर दिए गए हैं जहाँ पे राज्यपालों के पास भी कुछ पावर होगी, मुख्यमंत्रियों के पास होगी, और कुछ पावर साथ ही साथ राज्यपालों के पास भी होगी, वो बताया गया यहाँ पे। अनुसूचित क्षेत्र मतलब जहाँ पे अनुसूचित लोग रहते हों, है ना। क्या होगा? अनुसूचित क्षेत्र मतलब SC वाले लोग, है ना, शेड्यूल कास्ट। अनुसूचित क्षेत्र एवं अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र, के प्रशासन और नियंत्रण संबंधी, है ना। इससे संबंधित ये बात इसमें अनुसूची 5 में कही गई है। अनुसूची 5 में क्या है कि कुछ लोग होंगे जो SC वाले होंगे और कुछ होंगे जो ST वाले होंगे। इनके आधार पर यहाँ पे कुछ क्षेत्र हमारे हिंदुस्तान में निकाल दिए गए। अलग अलग राज्य हैं, बहुत सारे, है ना, 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इनमें से कुछ राज्यों को चुन लिया गया है, जिनको बना दिया गया है SC और ST राज्य घोषित कर दिया गया है ना। यहीं पे उनको बताया गया है कि इनके यहाँ के जो राज्य होंगे, जो राज्य हैं, इनमें राज्यपालों के पास भी कुछ शक्तियाँ होंगी। क्या होंगी? राज्यपालों के पास क्या होंगी? बोलो, शक्तियां होंगी, है ना। राज्यपालों के पास भी कुछ शक्तियां दे दी जाएंगी। वैसे तो सारी शक्तियां मुख्यमंत्री के पास होती हैं, पर जो ये राज्य दिए होंगे, इनमें राज्यपालों के पास भी कुछ शक्तियां होंगी। जैसे इसमें अगर तुमसे पूछा जाए राज्य कितने दिए हैं, तो राज्य इसमें दिए गए हैं 10। कितने दिए गए हैं? 10। तो 10 राज्य ऐसे दिए गए हैं जहां पे SC वाले और ST वाले लोगों के लिए अलग से कर दिए गए हैं। यहाँ के जो राज्य होंगे उनमें राज्यपालों के पास भी कुछ शक्तियां होंगी। कौन कौन से राज्य होंगे? किसी को कोई आइडिया है कौन कौन से राज्य होंगे? बताओ बताओ बताओ, थोड़ा आइडिया, अपना अंदाजा लगाओ, फिर देखते हैं किसका सही निकलता है। थोड़ा अंदाजा लगाओ। अंदाजा लगाने में क्या जाता है? ये देखो पूछ रहे हैं सर अंदाजा क्या लगाना है। हम पूछ रहे हैं कि ये जो 10 राज्य निकाले गए हैं SC ST वालों के लिए, जो अनुसूची 5 में लिखे गए हैं, वो राज्य कौन कौन से हो सकते हैं? ये कह रहे हैं सर अंदाजा क्या लगाना है। देख रहे हो, देखो खोए कहाँ हैं, इनके सपनों में है, ये यहाँ पे उपस्थित नहीं है, इनके अलग दिमाग में कुछ और ही चल रहा है, इनको यहाँ लाना पड़ेगा। बताओ, अभी हमने बना दिया, देखो 10 राज्य देखते हैं कौन कौन से। तुम लोग मतलब, हाँ पूर्वोत्तर साइड के, यहाँ के, इधर के। अगर उधर ही हमको समझाना होता तो उधर मैप ना बना लेते, बनाए नहीं,
इतना तो कम से कम कॉमन सेंस तो लगा ही सकते हो कि अगर वो हमको समझाना आता तो ये मैप तो बनाते कम से कम। ये यहाँ पे नहीं है, इसको लाओ पानी वानी पिलाओ, इसको ठोको पिटो जगाओ इसको, ये यहाँ इसको वापस लाना है। देखो अच्छा ध्यान से सुनो, अब हम बता देते हैं, एक ही बार में तुमको समझ में आ जाएगा। यहाँ देखोगे तो तुमको मिलेगा हिमाचल प्रदेश, है ना, कौन मिलेगा? हिमाचल प्रदेश मिलेगा। इधर तुमको मिलेगा राजस्थान, एक क्रम से चलेंगे पूरा, सारे कवर हो जाएंगे। इधर तुमको हिमाचल प्रदेश, इधर राजस्थान, उत्तर प्रदेश बिहार इसमें नहीं आता है, ठीक है। इधर देखोगे इसके पड़ोस में नीचे यहाँ पे तुमको मिलेगा मध्य प्रदेश, कौन मिलेगा? मध्य प्रदेश। उसके इधर लंबा लंबा ऐसे देखोगे तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ मिलेगा। उसके पड़ोस में बिहार के जस्ट नीचे देखोगे तो झारखंड मिलेगा। मिलेगा नहीं मिलेगा? कितने हो गए? कितने? 5 बच्चे। कौन कौन से? हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड और छत्तीसगढ़ और झारखंड। हो गए 5 हो गए, बचे 5। इन्हीं के नीचे 5 और सटा दो। एक लाइन ये हो गई, दूसरी लाइन इसके नीचे सटा दो। गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। खत्म। कौन कौन से? फिर से वो सब लोग बोलना, जिज्जी लोग, आवाज तेज आनी चाहिए, खूब चिल्ला के। सर वीडियो वाले देखें चौंक जाए एकदम से, कान से लीड लगा के निकाल दें। बताओ पहला कौन सा? हिमाचल प्रदेश। सब लोग बोलो, तुम लोगों को अलग कहना पड़ेगा। देखो आराम से सो, अभी बता पानी ने लो भैया पियो, तुम जगो है, क्या चल रहा है ये, सो रहे हो? बताओ कौन कौन से हैं? सब लोग बोलना है एक साथ। याद करके की बात में नहीं याद करोगे, मुझे पता है इतना सारा है, इसलिए यहीं पे खत्म करो। सबसे पहला कौन सा आएगा? हिमाचल प्रदेश, दूसरा राजस्थान, तीसरा, चौथा छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, फिर गुजरात, उसके नीचे महाराष्ट्र, उसके इधर तेलंगाना, फिर आंध्र प्रदेश, फिर उड़ीसा, है ना। ये क्या है? हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ये छत्तीसगढ़, ये झारखंड, ये गुजरात, ये महाराष्ट्र, ठीक है, ये तेलंगाना, ये आंध्र प्रदेश और ये उड़ीसा। हो गया। इन्हीं 10 राज्यों में बताया गया है कि इनको अनुसूची 5 में रख दिया गया है। बताया गया है इन राज्यों में राज्यपालों के पास कुछ विशेष शक्तियां होंगी, बाकी राज्यपालों से इतर समझते हो, अलग, है ना। तो बाकी राज्यपालों से अलग यहाँ के राज्यपालों में कुछ विशेष शक्तियां होंगी, ऐसा अनुसूची 5 में कह दिया गया है। केवल अनुसूची 5 में नहीं कहा गया है, संविधान अंदर पढ़ोगे, अनुसूची तो बाहर है, संविधान के साइड में सबसे लास्ट में लिख दिया गया। संविधान के अंदर जब प्रावधान पढ़ोगे, अनुच्छेद पढ़ोगे तो तुमको अनुच्छेद भी मिलेगा। अनुच्छेद पढ़ोगे तो 244 का एक भी यही कहता है कि इन राज्यों में राज्यपालों के पास कुछ विशेष प्रावधान मिलेंगे नहीं मिलेंगे। यही बात सेम इसमें कही गई, जो अनुच्छेद 244 के 1 में कही गई है वही अनुसूची 5 में भी कहा गया है। ठीक है, इधर समझ में आया? आप देखो ये अनुसूची 5 समझ में आई? आसान है। क्या बताया गया है? SC ST वाले क्षेत्रों के लिए विशेष प्रशासन की व्यवस्था, राज्यपालों को विशेष शक्तियां, है ना। कौन कौन से 10 राज्यों को बात की गई है? 10 क्षेत्र हैं ये, इन 10 क्षेत्रों को हमने देख लिया। हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। खत्म। आसान है। 10 राज्य याद करने में दिक्कत होगी कोई? मैथ के हिसाब से चलो ऐसे तुमको बता देते, तुम सोचते कौन कौन से थे, भूल जाते। अभी याद रहेगा? भूल जाओगे, मैप तो याद रहेगा, मैप में तो तुरंत सटा लोगे अपना। एक यहाँ पे था, यहाँ पे देखो 2 लाइन बनानी तुमको, एक लाइन ऐसे होगी 5 की और एक लाइन ऐसे होगी 5 की, बस एक ऊपर एक उसी के नीचे। इसके बीच में कोई राज्य नहीं आएंगे। मध्य प्रदेश यहाँ तक आएगा, महाराष्ट्र और ऊपर तक जाएगा, पूरे आपस में सटे हैं, ये सटे हुए राज्य, पूरी ये बेल्ट है इनकी। ये अगर देखोगे तो ये पूरी बेल्ट है, इसके बीच में कोई दूसरे राज्य नहीं है। ठीक है, ये एक साथ सटे हुए सारे राज्य हैं। यहाँ पे केवल हिमाचल प्रदेश अलग हो जाएगा क्योंकि इसके बीच में दिल्ली और हरियाणा आएगा। ठीक है, बाकी इधर तुम देखोगे पूरी बेल्ट है ये। तो याद कर लेना, आसान है यार, कोई बहुत मुश्किल तो है नहीं। केवल हिमाचल प्रदेश याद करना, बाकी के इधर वाले सब हैं, बीच वाले इतने बीच वाले राज्य हैं, ये सब आ जाएंगे उसमें। अनुसूची 5 में आसान रहेगा। अनुसूची 6 देखो, अनुसूची 6 में क्या बताया गया है? अनुसूची 6 में कोई लोग आइडिया लगा सकते हो? अब थोड़ा थोड़ा आइडिया तो हो ही गया होगा, बताओ क्या है? हाँ क्या? अच्छा देखो कितना बताया तुम लोगों को, समझ में आया कुछ? देखो दूर से पकड़ना पड़ेगा मेरे लिए कैच नहीं होगा। मैंने बताया, देखो इसमें बताया गया है कुछ अनुसूचित जनजातियां हैं। ये तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियां हो गई। ये अनुसूचित जनजाति एक अलग, अनुसूचित जनजाति अलग है और एक जनजातियां अलग होती हैं। अनुसूचित जनजाति अलग है ना, इसमें वो एक वर्ग आ जाएगा, जैसे अपने यहाँ होते हैं
ये कोई लोग अगर हो तो मतलब बुरा नहीं मानना है। एक जैसे पासी वर्ग होता है वो अनुसूचित जनजाति में आता है ना, वो देखो हाथ उठा रहा है, बुरा नहीं मानना, केवल हम ये समझाने के लिए बोले हैं ना। तो देखो अभी डर लगने लगता है यार, वो जब से ये आ गया ना कानून योगी जी वाला कि किसी के लिए जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकते है ना, किसी को ऐसे अपमानित करने के लिए, तब तक बहुत थोड़ा लगने लगता है कि यार अभी तुरंत बिना अपील बिना दलील के अंदर चले जाएंगे कुछ होगा नहीं, सुनवाई भी नहीं होगी हमारी तरफ से, हमारा पक्ष भी नहीं सुना जाएगा, वीडियो भी रिकॉर्डिंग दिखा देंगे, लेकिन उसमें भी है ऐसे नहीं कर सकते, वो मनसा देखी जाती है। अगर मनसा तुम्हारी किसी का अपमान करना है तब होता है वो, है ना, यहाँ पे हम समझाने के उद्देश्य से कर रहे हैं। तो वो सब आते हैं अनुसूचित जनजातियों में, है ना, लेकिन जनजातियाँ अलग होती हैं। केवल जनजातियाँ अगर कहा जाए, देखो अनुसूचित जनजातियाँ और जनजातियों में अंतर होता है, ठीक है। अनुसूचित जनजातियाँ जो अभी मैंने गिनाया ऐसे वर्ग होते हैं हमारे यहाँ, ये लोग हमारे आम जनमानुष की तरह रहते हैं, लेकिन जो जनजातियाँ होती हैं ये हमारी तरह नहीं रहते हैं। ये क्या करते हैं, कपड़े भी नहीं पहनते, जंगल में रहते हैं, कपड़े पत्तों के बना के आराम से, पूरा ट्राइबल वाले लोग जिनको ट्राइब्स कहते हैं, है ना, ये ट्राइब्स हैं, जनजातियाँ हैं। ये लोग जंगल में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, जंगल ही इनका परिवार है, इनका घर है, इनका संसार है, बस उससे बाहर ही नहीं निकलते, और ना ही वहाँ पे किसी बाहर के लोगों को आने देते हैं। वो उनका क्षेत्र है, वो रिजर्व क्षेत्र मानते हैं, कहते हैं यहाँ पे इस जंगल में लोग नहीं आ सकते, क्योंकि वो आधुनिकीकरण से डरते हैं कि आधुनिकीकरण वहाँ ना पहुँच जाए। वो हम लोगों से डरते हैं कि यहाँ पे ये लोग आकर के हमारे कल्चर को ना ख़त्म कर दें। ये लोग अपनी संस्कृति को बचाने के लिए सब कुछ करते हैं, ना ही अपने लोगों को बाहर जाने देते हैं, ना ही बाहर के लोगों को अपने में घुलने मिलने देते हैं, ठीक है। इनका कल्चर क्या है, हम लोग कपड़े वपड़े पहन के आराम से पूरा डिसेंट तरीके से खाना खाते हैं, सब कुछ रहते हैं। इनका ऐसा सिस्टम नहीं है, इनका अपना अलग कल्चर है, इनके अपने अलग रीति रिवाज हैं, ये अपने रीति रिवाजों को मानते हैं, अपने कल्चर को मानते हैं। यहाँ पे आज भी तुम जाओगे तो कपड़े वपड़े वही पत्ते लपेट के खाए वही रहते हैं, है ना, वही कपड़े हैं उनके, ठीक है। तो इनको विशेष छूट भी मिलती है। इसमें 4 राज्य बताए गए हैं। कितने राज्य बताए गए हैं? ये पूर्वोत्तर के राज्य हैं, ठीक है। पूर्वोत्तर के राज्य कौन कौन से हो जाएंगे? एक हो जाएगा असम, कौन सा हो जाएगा? असम। उसी के जस्ट नीचे देखोगे तुमको मिलेगा मेघालय। क्या मिलेगा? मेघालय मिलेगा। असम और मेघालय हो गया। फिर सबसे लास्ट में नीचे जाओगे तो तुमको उधर मिलेगा त्रिपुरा। क्या मिलेगा? त्रिपुरा। और उसी के जस्ट पड़ोस में देखोगे तो मिलेगा मिजोरम। क्या मिलेगा? मिजोरम, ठीक है। यहाँ पे इधर देखो, यहाँ पे तुमको ऐसे करके ऐसे मिलेगा असम, उसके जस्ट नीचे यहाँ पे मेघालय, इधर तुमको मिलेगा मिजोरम और यहाँ पे मिलेगा त्रिपुरा, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है क्योंकि इसमें फंसाने वाला चांस बन जाता है। इसमें फंसा कैसे सकते हैं? तुमको पता होगा कि अनुसूची 6 में 4 क्षेत्र दिए हुए हैं जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं, वो शेड्यूल्ड ये ट्राइब्स के लिए निर्धारित किए गए हैं, ठीक है। तुमको पता होगा, लेकिन फिर भी तुम गलत क्वेश्चन करके आओगे। बताओ क्यों? क्योंकि यहाँ पे तुमको 2 मेघालय और मिजोरम माँ से स्टार्ट होने वाले राज्य मिल जाते हैं, दोनों माँ से। एक तीसरा भी है पूर्वोत्तर में जिसको कहते हैं मणिपुर। ऑप्शन में तुमको 4 ऑप्शन दे देंगे, पूछेंगे कौन सा ऐसा है राज्य जो अनुसूची 6 में नहीं आता है। ऑप्शन देंगे तुमको मिजोरम, मणिपुर और मेघालय और त्रिपुरा। मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा। कहेंगे बताओ इनमें से कौन है जो अनुसूची 6 में नहीं आता है। अब बताओ, तुम कंफ्यूज हो जाओगे, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर तीनों में से कौन था? ये तो पक्का पता है त्रिपुरा तो है, पर 3 में कंफ्यूज हो जाओगे कि मिजोरम को हटाएं, मणिपुर को हटाएं या इसको मेघालय को हटाएं, किसको हटा दें? अब तुम कंफ्यूज हो जाओगे क्योंकि तुमको तब वहाँ याद नहीं रहेगा। तब तुमको याद रखना पड़ेगा कि मणिपुर नहीं है वहाँ पे। मणिपुर को कैसे याद रखोगे? मणिपुर से तुमको पता है मैरी कॉम वहाँ की है। किसी को पता है मैरी कॉम? मैरी कॉम क्या जानते हो? लड़कियाँ लोग सब लोग जानती होगी। तो मणिपुर की ही रहने वाली है वो मैरी कॉम, है ना। तो ऐसे याद कर लेना कि जहाँ की मैरी कॉम रहने वाली है वो राज्य इसमें नहीं आता है। ये ट्राइब्स के लिए निर्धारित किए गए राज्य हैं। यहाँ पे भी राज्यपालों के लिए क्या होगा? यहाँ पे भी राज्यपालों को क्या होगा? विशेष शक्तियाँ होंगी उसके पास। होंगी कि नहीं होंगी? जैसे ऊपर वाले में थी, यहाँ पे भी सेम वही कहा गया है कि इसमें भी विशेष शक्तियाँ दी जाएंगी। अब फिर वही सेम बात आ गई कि जैसे ही अनुसूची 5 में जो लिखा गया है वही सेम अनुच्छेद 244 के 1 में लिखा गया है। तो जो अनुसूची 6 में लिखा गया ये भी तो कहीं ना कहीं किसी अनुच्छेद में लिखा गया होगा, इसकी भी कहीं ना कहीं वर्णन किया गया होगा। तो सेम उसी अनुच्छेद में देखना, तुम नीचे तुमको मिलेगा 244 का 2, उसमें भी सेम यही बात कही गई है कि मणिपुर नहीं, मिजोरम, मेघालय, असम और त्रिपुरा, इन 4 क्षेत्रों में राज्यपालों को विशेष शक्तियाँ दी जाएंगी, क्योंकि ये क्या है? जनजातियों से संबंधित क्षेत्र हैं। जनजातियों के लिए जो क्षेत्र हैं इनके प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित इसमें बातें कही गई हैं, ठीक है। क्यों? जो जनजातियां हैं इनके अपना कल्चर होता है,
ये लोग नहीं चाहते कि इनके कल्चर में कोई घुले मिले और इनके कल्चर को भी बर्बाद कर दे, है ना। ये अपना कल्चर बचा के रखना चाहते हैं, अपनी संस्कृति को बचा करके रखना चाहते हैं, ठीक है। इनको लगाव होता है अपने कल्चर से बहुत ज़्यादा, अपने जंगल से बहुत ज़्यादा लगाव होता है। जब जंगल कटते हैं तब ये लोग बहुत ज़्यादा विरोध करते हैं। ये लोग अब जंगल को कटने नहीं देते, जब भी कटने आते तो पेड़ों से लिपट जाते हैं ऐसे बचाने के लिए अपने पेड़ों को, बहुत ज़्यादा इनको लगाव होता है। इसलिए ये हमारी संस्कृति को, हमारी प्रकृति को बचाने का भी प्रयास करते हैं, इसलिए हम लोग इनको विशेष छूट देते हैं, क्योंकि ये हमारे समाज से जुड़े हुए नहीं हैं, उतनी ज़्यादा चीज़ों से अवगत नहीं होते हैं, इसलिए हम इनको हर जगह पे विशेष छूट देते हैं। तुम लोगों को भी छूट चाहिए तो तुम लोग भी ये ले सकते हो, तुम लोग भी जंगल चले जाओ, बस इनके जैसा ही रहना पड़ेगा, है ना। कपड़े वपड़े नहीं पहनने पड़ेंगे, पत्ते वत्ते लपेटना पड़ेगा, पत्ते वत्ते लपेट लो, तुम्हारा काम हो जाएगा। पर उसमें एक खतरा रहता है, बाई चांस तुम सो गए और बकरी आ गई, है ना, तो तुम्हारी इज्जत की धज्जियाँ उड़ जाएंगी, ठीक है। तो ये बात तुमको याद रखनी पड़ेगी, बकरियों से दूरी बना के रखनी पड़ेगी, ठीक है। बाकी तुम्हारा काम हो सकता है, पत्ते वत्ते लपेट लो, आराम से काम चल जाएगा, ठीक है। 200 अनुसूची समझ में आई? आसान है, बहुत कठिन है? बिल्कुल आसान है। चलो छाप लो। अगली अनुसूची कौन सी आएगी? अनुसूची नंबर 7। सिंपल सी बात है, कौन आएगी? अनुसूची 7। 7वीं अनुसूची में क्या होगा? देखो 7 से याद रखना शक्तियों का विभाजन। 7 में क्या है? शक्तियाँ। 7 से शक्तियाँ, मैचिंग करते याद रख लेना, है ना। याद करने का जुगाड़ कुछ होना चाहिए, बस तुमको याद हो जाए। 7 में क्या है? 7 में शक्तियाँ हैं। इसमें शक्तियों के विभाजन की बात कही गई है ना। इसमें क्या बताया गया है? इसमें बताया गया है शक्तियों का विभाजन। अब विभाजन होगा कहाँ? विभाजन मतलब क्या? बंटवारा। अब शक्तियाँ बांटी जाएंगी, है ना। कुछ शक्तियाँ तुमको दी जाएंगी, कुछ तुमको, सब में शक्तियाँ बांट दी जाएंगी ऐसे, है ना। 7 में मत लिखो, है, समझो। देखो इसमें क्या होता है? शक्तियों का विभाजन करना है, ठीक है। तो शक्तियाँ किसके किसके बीच में बांटी जाएंगी? राज्यों और केंद्रों के बीच में। राज्य और केंद्र के बीच में यही सिस्टम है। सबके बीच में शक्तियों को बांट दिया जाएगा, है ना। कहा जाएगा कुछ शक्तियाँ प्रधानमंत्री जी रख ले, मोदी जी, कुछ योगी जी को दी जाए, है ना। तो क्या किया जाएगा? कुछ संघ के लिए रखा जाएगा, जो केंद्र होगा उसके लिए कुछ शक्तियाँ होंगी, और कुछ क्या होगा? राज्यों को दे दी जाएंगी कि भाई साहब इतने में तुम काम चला रहे हो। लेकिन यहाँ पे एक सिस्टम और बनाया गया, हमने एक सिस्टम ऐसा बना लिया कि एक ऐसा भी हम रखेंगे शेड्यूल जहाँ पे दोनों लोग मिलकर के काम करेंगे, जहाँ पे दोनों की पावर होगी, दोनों लोग एक साथ काम कर सकते हैं। तो हमने 3 सूचियाँ बना ली जिसमें सबके शक्तियाँ लिखी गई हैं, है ना। एक सूची बनाई जिसमें हमने लिखा कि केंद्र के पास क्या शक्तियाँ होंगी, दूसरी सूची हमने बनाई, लिस्ट बना ली, जिसमें हमने लिख लिया कि राज्यों के पास क्या शक्तियाँ होंगी, और तीसरी वाले में दोनों के बीच में क्या शक्तियाँ होंगी। इन्हीं तीनों को कहा गया, एक को पहले कहा गया संघ सूची। क्या कहा गया? संघ सूची, है ना। दूसरे वाले को क्या कहा गया? राज्य सूची। और तीसरी वाली समवर्ती सूची। वेरी गुड। कौन सी सूची? समवर्ती सूची, ठीक है ना। अब इसमें देखो, जो संघ सूची है इसको केंद्र सूची या सेंट्रल लिस्ट भी कह सकते हैं, है ना। संघ सूची में क्या है? यहाँ पे यूनियन लिस्ट में तुमको मिलेगा जो केंद्र के पास शक्तियाँ होंगी। ये वाली शक्तियाँ किसके पास होंगी? केंद्र सरकार के पास होंगी। जो प्रधानमंत्री के पास शक्तियाँ होंगी वो शक्तियाँ इसमें लिखी गई हैं, है ना। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो शक्तियाँ होंगी। राज्य सूची में राज्य सरकारों के पास क्या शक्तियाँ होंगी? हर राज्य में अलग अलग सरकार होती है, हर राज्यों के लिए अलग अलग मुख्यमंत्री हो सकते हैं, अलग अलग पार्टियों के भी सरकारें हो सकती हैं, है ना। ऐसा भी हो सकता है कि केंद्र में बीजेपी की सरकार है तो उत्तर प्रदेश में दूसरी सरकार बन जाए, है ना। नहीं, उत्तर प्रदेश में बीजेपी की ही है तो तुम राजस्थान देख सकते हो, राजस्थान में देखो कांग्रेस की सरकार है ना। तो जरूरी नहीं होता जो केंद्र में सरकार हो वही राज्यों में सरकार हो। केंद्र के लिए दूसरी सरकार होती है, राज्यों के लिए दूसरी सरकार होती है। सेम सरकार होती तो एक ही लिस्ट से काम चल जाता कि मिलजुला काम कर लो, एक ही जैसे लोग हैं, सब एक ही में के हैं, बना लेंगे काम अपना। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कुछ विपक्ष की पार्टियां राज्य में सरकार बना लें, केंद्र में दूसरी बड़ी पार्टी और राज्यों में अलग अलग छोटी छोटी पार्टियां हों, तो क्या उनको उतनी पावर देंगे? वो नहीं देंगे। तो इसलिए अलग अलग लिस्ट ही बना दी गई। कहा कि जो केंद्र का लिस्ट है उसमें केंद्र कानून बनाएगा, जो राज्य की लिस्ट है उसमें राज्य कानून बनाएगा। कुछ लिस्ट ऐसी रख दी गई जिसमें दोनों लोग मिलजुल कर कानून बना लेना, ठीक है ना। अब देखो संघ सूची, जो हमारा मूल संविधान बन रहा था, जो संविधान सभा ने हमको बना करके दिया था, वो मूल संविधान हमारा है। तो जो मूल संविधान था उसमें जितनी सूचियाँ लिखी गई थी, जितनी शक्तियाँ लिखी गई थी, वो सारी शक्तियाँ उतनी ही नहीं रही, समय समय के साथ में वो बदलती रही। मूल संविधान में हमारे पास क्या था? इधर लिख दें, इधर लिख देते हैं मूल संविधान में। तो मूल संविधान में हमारे पास इसमें संघ सूची में 97 सब्जेक्ट थे। कितने थे? 97 विषय थे, है ना, 97 सब्जेक्ट। लेकिन फिर समय बदलता गया,
केंद्र सरकारों ने अपनी शक्तियां बढ़ा ली। क्या किया? अभी इनको बाद में क्या कर लिया? बाद में इनको कर लिया 100 कर लिया। कितनी कर लिया? 100 कर लिया। कितनी कर लिया? 100। पहले कितनी थी मूल संविधान में? 97, फिर 100 कर लिया। लेकिन अभी वर्तमान समय में कितनी है? वर्तमान समय में कितनी है? वर्तमान में कितनी है? ये तो थी जो पहले, है ना, ये जो मूल संविधान बना के संविधान सभा ने हमको दिया था। फिर एक समय आया जब इन्होंने अपनी शक्तियां बढ़ाई, लेकिन वर्तमान समय में अभी कितनी शक्तियां हैं इनके पास? तो 98, वेरी गुड। 98 कितनी है शक्तियां अभी? अभी इनके पास कितनी शक्तियां हैं? अभी इनके पास 98 शक्तियां हैं। पहले कितनी थी मूल संविधान में? 97। अभी कितनी है? 98। बीच में कितनी हो गई थी? 100। तो तुमसे अगर पूछा जाएगा कि पहले केंद्र सूची में, संघ सूची में पहले कितनी शक्तियां थी, तो तुम 100 बताना। कितनी बताना? 100। अगर तुमसे पूछा जाए कि इससे पहले केंद्र सूची में, संघ सूची में कितनी शक्तियां थी, तो 100। अरे जी कि संघ सूची में तुमसे पूछा जाए इससे पहले कितनी शक्तियां थी, तो 100 थी। वर्तमान में कितनी है? 98। अगर तुमसे स्पेशली ये पूछ दिया जाए कि मूल संविधान में कितनी शक्तियां थी, तब संघ सूची में बताओगे मूल संविधान में, संघ सूची में 97 शक्तियां थी। ये बात समझ में आई? अब राज सूचियों की बात करते हैं। तो राज सूची में कितने विषय थे? हाँ नहीं, मूल संविधान की अगर बात करोगे, मूल संविधान जब तुम्हारा बना, तो मूल संविधान में कितने विषय थे? प्रेजेंट टाइम में तुमको पता है मूल संविधान में 59 सब्जेक्ट थे। कितने थे? 59। फिर समय बदला, शक्ति में परिवर्तन होगा। फिर कितनी शक्तियां रखी गई इसमें? हाँ फिर इसमें, हाँ 61 नहीं, अब ये देखो बाद में बदली कितनी, बाद में इसकी भी शक्तियां बढ़ गई, 66 शक्तियां आ गई इसके पास। कितनी शक्ति आ गई? 66 शक्तियां आ गई। लेकिन अगर वर्तमान की देखा जाए, क्योंकि वर्तमान है, वर्तमान में कितनी शक्तियां इनके पास? 61 है। कितनी है? 61 शक्तियां हैं। वर्तमान में कितनी शक्तियां हैं इनके पास? कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। देखो देखो इधर देखो, क्या है बातें क्या हो रही हैं इसमें? कंफ्यूजन 61 और 62 में, 61 ही है। हाँ। देखो समवर्ती सूची देखो, समवर्ती सूची क्या है? समवर्ती सूची एक ऐसी सूची है जिसमें दोनों लोग मिलकर के कानून बनाएंगे, ठीक है ना, दोनों लोग। तो ये भी जब मूल संविधान बना था, तो जब ये सूची रखी गई थी मूल संविधान में, जो संविधान सभा ने हमको बना करके दी थी, तब इसमें कितने सब्जेक्ट थे? 47, है ना। इसमें बाद में बढ़े बढ़ाए नहीं, इसमें जितने हो गए उतने हैं भी, है ना। इसमें कितने सब्जेक्ट हैं? नहीं, वर्तमान में 47 सब्जेक्ट इसमें नहीं है, इसमें 52 है। इसमें कितने हैं? इसमें तो वर्तमान डायरेक्ट देखेंगे, वर्तमान में कितने हैं? 52, क्योंकि इसमें जब से 52 हुए तब से 52 ही है ना। तो इससे पहले वाला कोई सिस्टम ही नहीं कि इससे पहले कितने थे। इसने पूछा है पहले कितने थे, डायरेक्ट इसे बताना कि पहले 47 ही थे, है ना। फिर जब बढ़े तो कितने हो गए? 52 हो गए, बात खत्म, है ना। याद रहेगा, कितने भी सारे भूल जाओ, लेकिन तुमको वर्तमान वाले पता होने चाहिए। संघ सूची में 98 विषय, राज सूची में 61 विषय और समवर्ती सूची में 52 विषय, है ना। ये शक्तियों का विभाजन कर दिया गया। कहा कि केंद्र सरकार के पास अपनी अलग शक्तियां होंगी, राज्य सरकार के पास अलग, और समवर्ती सूची में दोनों लोग मिलकर के कानून बनाएंगे, सबके पास एक जैसी मिली जुली शक्तियां रहेंगी, दोनों लोग इस पे काम करेंगे, ठीक है ना। अब देखते हैं किसके पास कौन सी शक्ति है। तो स्टार्ट करते हैं संघ सूची में। संघ सूची में कितने विषय हैं? यहाँ से लाइन खींच लेते हैं, ऐसे इधर लिखेंगे, बताओ संघ सूची में कौन कौन से विषय हैं, बताओ। देखो हम ही बता देते हैं, तुम मत बताओ। इसमें लिखा गया है रक्षा संबंधी मामले। क्या रक्षा संबंधी जितने मामले हैं उसमें किसमें होंगे? हाँ, रक्षा के बारे में जितना दिया गया, रक्षा संबंधी मामले किसके होंगे? ये संघ सूची के विषय होंगे। और क्या होगा? युद्ध संबंधी मामले। क्या होंगे? युद्ध संबंधी मामले किसके होंगे? बोलो, संघ सूची का विषय होगा, है ना। और क्या होगा? अंतरराष्ट्रीय संधियां। अभी डिटेल में बताते हैं इनको, है ना, पहले देख लो। अंतरराष्ट्रीय संधियां होंगी, वो किसमें आएंगी? संघ सूची में आएंगी, है ना। और क्या आ जाएगा? विदेशी मामले आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? विदेशी मामले भी संघ सूची का विषय होंगे। और क्या आएगा? और इसमें आ जाएगा, इसमें डाक व्यवस्था आ जाएगी। क्या आ जाएगी? डाक व्यवस्था आ जाएगी। इसमें आ जाएगा रेल व्यवस्था आ जाएगी। आएगी नहीं आएगी? है ना, रेल व्यवस्था, रेल परिवहन कह सकते हो इसको। क्या कहोगे? रेल
परिवहन, और इसमें क्या आ जाएगा, अणु शक्ति आ जाएंगी। इसमें क्या आएगा, अणु शक्ति आ जाएंगी। बहुत सारी चीजें हैं, जैसे देखो रक्षा संबंधी जितने भी मामले होंगे वो किससे संबंधित होंगे, संघ सूची से संबंधित होंगे। जैसे सेना है ना, तो सेना किसके अंडर में होती है, क्या राज्य सरकारों के अंडर में होती है सेना, नहीं, वो तो केंद्र सरकार के अंडर में होती है, गृह मंत्रालय के अधीन, है ना। जो गृह मंत्रालय से आएगा वही पास होगा, है ना। गृह मंत्रालय कह दे युद्ध करने जाना है, तैयार एकदम तैनात। गृह मंत्रालय कहेगा ये हथियार आना है, तैनात एकदम, है ना, रहता नहीं रहता है। तो सेना किसके अंतर्गत रहती है, संघ सूची। अब सेना ही युद्ध करती है तो युद्ध संबंधी मामले भी संघ सूची का विषय होगा। अंतर्राष्ट्रीय संधियां करनी है, किससे लड़ाई करनी है, किससे समझौता करना है, वो भी किसका विषय होगा, ये भी संघ सूची का विषय होगा। अगला कौन सा हो जाएगा, विदेशी मामले। तो विदेशी मामले, हमको किस देश के साथ कैसा व्यवहार रखना है, क्या हमारे अच्छे रिलेशन होंगे, खराब रिलेशन होंगे, सब किसके अंतर्गत आएगा, ये सब उसी के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है ना, संघ सूची के विषय। आप देखो डाक व्यवस्था, तुमने देखा है पोस्ट वाला व्यवस्था है ना, जहाँ पे डाक खाने वगैरह होते हैं, तो डाक खाना भी केंद्र सूची का विषय है, वो भी राज्य सरकार का नहीं है, ये कैसा है, केंद्र सरकार का विषय है ना। फिर देखोगे रेल परिवहन, तो रेल परिवहन भी इसी के अंतर्गत आता है। रेलवे तुमने देखा होगा, रेलवे किसी एक राज्य की नहीं होती है ना, वो केंद्रीय रेलवे होती है ना, केंद्र सरकार की होती है, उसमें किसी राज्य का कोई भी विषय नहीं होता है। रेलवे चलाने का काम किसका होता है, वो केंद्र सरकार का होता है। कहाँ पे पटरियाँ बिछेंगी, कहाँ पे कौन ट्रेन जाएगी, कौन नहीं जाएगी, कौन आएगी, इससे पूरा लेना देना केंद्र का होता है, राज्य का इसमें कुछ भी लेना देना नहीं होता है, ठीक है ना। अगला कौन सा आ जाएगा, अणु शक्तियाँ, जो परमाणु बम वगैरह बनते हैं, क्या योगी जी अपने घर में बना सकते हैं, नहीं, है ना। क्या ममता दीदी अपने घर में बना सकते हैं, नहीं बना सकती। ये सब किसके अंतर्गत आएगा, ये सब केंद्र सरकार के अंतर्गत आएगा, इसमें राज्य सरकारों का कोई भी लेना देना नहीं होता है। और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे इधर लिख दें, जैसे जनगणना आ जाएगी, है ना। जनगणना होती नहीं होती है, सेंसस जनगणना होती है हर 10 साल पे, 2021 में होनी थी, नहीं हुई। क्या राज्य सरकारें अपना अलग अलग करवाती है जनगणनाएं, नहीं, ये तो केवल केंद्र सरकार कराती है, पूरे देश में एक साथ जनगणना होती है। क्या अलग अलग होता है, नहीं होता है। अच्छा जल परिवहन देखो क्या होता है, जल परिवहन, जल परिवहन समझते हो, पानी वाले जहाज, है ना, पानी वाले जहाज के थ्रू इधर उधर जाने का रास्ता, ये क्या केंद्र सरकारें अपना चलाती हैं, ये तो सब कुछ केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है, कह रही नहीं, हाँ, ये सब केंद्र सरकारों के अंतर्गत ही आता है, इसमें राज्य सरकारों का कोई भी लेना देना नहीं रहता। अच्छा बैंक वगैरह अगर तुमसे पूछा जाए तो क्या बैंक आता है केंद्र सरकार के अंतर्गत, बैंक के बारे में बताओ। सारी बैंकें आएंगी, सभी बैंक किसके अंतर्गत रहेंगी, सब केंद्र सरकार के अधीन रहेंगी। बैंकों के लिए जो भी नियम बनेंगे वो सारे केंद्र सरकार बनाएगी, ये सारी शक्तियाँ किसके पास रहेंगी। अच्छा बैंक रहेगी केंद्र सरकार के अंतर्गत, तो बताओ क्या बीमा आएगा इसके अंतर्गत, बीमा आएगा, बिल्कुल सीधी सी बात है कि अगर बैंक आ गया तो बीमा अपने आप आ जाएगा, है ना। तो बीमा भी केंद्र सूची का विषय है या नहीं है। अच्छा बैंक आ गया, बीमा आ गया, फिर शेयर बाजार किसके अंतर्गत होगा, शेयर बाजार भी तो होता है, तो शेयर बाजार किसके अंतर्गत आएगा, ये भी केंद्र सरकार के अंतर्गत आएगा। इसमें ये भी क्या होगा, शेयर बाजार भी किस सूची का विषय है, राज्य सूची का, यानी केंद्र सूची का विषय है ना। हाँ राज्य सूची अगला है अभी देखो केंद्र सूची में कौन कौन से आ गए। सबसे पहले रक्षा संबंधी मामले, फिर विदेशी मामले, है ना, कौन सा, युद्ध संबंधी मामले, फिर अंतर्राष्ट्रीय संधियां, फिर विदेशी मामले। अच्छा एक चीज छूट रही, सीमा शुल्क, जो बॉर्डर पे लगने वाला टैक्स होता है वो कौन लेगा, केंद्र सरकार लेंगी या राज्य सरकारें लेंगी, कहेंगे मेरे राज्य में आ रहे हो इसका टैक्स मुझे, केंद्र का विषय होगा। कैसा होगा, सीमा शुल्क भी क्या होगा, सीमा शुल्क भी केंद्र सरकार का विषय होगा। अपने देश में कोई एंट्री कर रहा है तो देश के लिए उसमें टैक्स देना पड़ेगा। ऐसे थोड़ी ना कोई भी कंपनियां आ जाए हमारे यहाँ अपना व्यापार करने लगे, उनको हम फ्री में व्यापार करने देंगे फ्री में नहीं, उसका टैक्स लगेगा, है ना। तो क्या कहते हैं सीमा शुल्क, ये सब किसके अंतर्गत आएगा, ये केंद्र सूची के अंतर्गत आएगा। सारे विषय केंद्र सूची के अंतर्गत आएंगे। जितने भी इसमें सब्जेक्ट लिखे गए हैं ये सब किसके हैं, संघ सूची के विषय हैं। और इन पे सब पे जो भी कानून बनाना होगा कौन बनाएगा कानून, केंद्र ही कानून बनाएगा इसमें, है ना। इसमें ऐसा नहीं है कि परमाणु बम बनाना है तो योगी जी कह दें कि नहीं अब हम घर में परमाणु बम बनाएंगे और फिर पाकिस्तान पे हमला करेंगे। क्या ऐसा हो सकता है, क्योंकि ना ही वो परमाणु बम बना सकते हैं ना ही वो युद्ध कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, एक मुख्यमंत्री हैं योगी जी,
और उत्तर प्रदेश के हैं। तो कोई भी प्रदेश उसके पास ये शक्तियाँ नहीं हो सकती, क्योंकि ये सारी शक्तियाँ संघ की हैं, केंद्र की हैं। ये सारी शक्तियाँ केंद्र सरकार के पास होंगी, किसी भी राज्य के पास ये सारी शक्तियाँ नहीं होंगी। इसमें कुछ भी परिवर्तन करना होगा, जनगणना करानी है, नहीं करानी है, कितने दिन पे करानी है, कितने साल पे करानी है, सारे विषय केंद्र सरकार के होंगे। राज्य सरकार का इससे कोई भी लेना देना नहीं रहेगा। राज्य सरकार इसमें कोई भी अपना हस्तक्षेप नहीं कर सकती हैं। ठीक है, आप देखो, कौन बोला बात नहीं करना। आप देखो राज्य सूची, राज्य सूची में क्या आएगा, इसमें आता है कृषि। क्या आएगा इसमें, आएगा कृषि। कृषि के लिए जो भी सुविधाएं होंगी वो किसके अंतर्गत आएंगी, राज्य सरकार के अंतर्गत आएंगी। अब अगर कृषि इसके अंतर्गत आ गई तो सिंचाई किसके अंतर्गत आएगी, सिंचाई भी इसी का सब्जेक्ट हो जाएगा, है ना, क्योंकि कृषि और सिंचाई एक ही चीज से संबंधित है ना। अच्छा, कृषि हो गई, मान लिया कृषि से संबंधित जो भी हुआ उपजाया तुमने, उसका टैक्स लग गया, कृषि से संबंधित सुधार करने वो राज्य सरकार ने कर दिए। सिंचाई की व्यवस्था तुमको बढ़िया दे दी कि जगह जगह नहरें बनवा दी, है ना, तुमको अच्छा पानी मिल रहा है, सारी व्यवस्था कर दी। तब बताओ, अच्छा भू राजस्व कौन वसूलेगा, टैक्स कौन, जमीन का कर जो लगान आता है वो कौन वसूलेगा, केंद्र वसूलेगा या राज्य वसूलेगा। व्यवस्थाएं सारी सुविधाएं कौन दे रहा है, व्यवस्थाएं कौन दे रहा है, राज्य दे रहा है, क्योंकि सारे इस पे कानून कौन बना रहा है, राज्य बना रहा है कृषि को लेकर के। तो भू राजस्व भी तो राज्य ही वसूलेगा, क्योंकि सुविधाएं उसने दी है ना। तो तुमने क्या किया है, भू राजस्व भी तुम किसको दोगे, ये भी तुम्हारा राज्य सरकारें ले जाएंगी। जो लगान आता है किसका आता है, ये उत्तर प्रदेश सरकार का आता है ना। अलग अलग राज्यों में अलग अलग राज्यों की सरकार के द्वारा लगान आता है, उसमें तुमको सेंट्रल गवर्नमेंट का नाम नहीं लिखा मिलेगा, ठीक है, वहाँ पे राज्य सरकार का नाम लिखा मिलेगा। जो पर्ची आती है लगान वाली, उस पर तुमने देखा होगा, ध्यान होगा अगर तो, उसमें लिखा होता है, ठीक है। अच्छा बताओ, टैक्स तो ले लिया सरकार ने, राज्य सरकार ने टैक्स ले लिया, लेकिन भूमि में कोई सुधार करने होंगे, है ना, तो कौन करेगा, भूमि सुधार किसके अंतर्गत आएगा, ये भी किसके अंतर्गत आएगा, ये भी राज्य के अंतर्गत आएगा। भूमि सुधार किसके आएगा, क्योंकि भैया इसने पैसा ले रखा है तुमसे, अभी भी राजस्व लिया है इसने, है ना, इसकी भी जिम्मेदारी बनती है कि ये सुधार करे, है ना। अच्छा, लोक व्यवस्था किसके अंतर्गत आएगा बताओ, राज्य सूची का विषय होगा या केंद्र सूची का। लोक व्यवस्था मतलब इसका ये है कि जो यहाँ पे शासन की व्यवस्थाएं हैं, है ना, अंदर सब शांति बनी रहे हर राज्यों में, ये सब किसका विषय है, राज्य का विषय होगा। लोक व्यवस्था किसका विषय होगा, लोक व्यवस्था किसका विषय हो जाएगा, ये राज्य का विषय हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अच्छा, लोक व्यवस्था इसको रखनी है, अच्छी शांति सुविधा होनी चाहिए, तो इसके लिए पुलिस की जरूरत पड़ेगी। पुलिस किसके अंतर्गत आएगी, ये तो होती है, तुमने देखा है यूपी पुलिस होता है ना, तो पुलिस किसके अंतर्गत आएगी, ये राज्यों के अंतर्गत आएगी। ये राज्य सूची का विषय है, इसलिए पुलिस देखा होगा तुमने, उत्तर प्रदेश पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस, गुजरात पुलिस, सब अपने अपने राज्यों के नाम से अपने पुलिस का नाम रखते हैं। भर्तियां भी वही कराते हैं, है ना। क्या केंद्र सरकार भर्तियां कराती है, नहीं। क्या वो केंद्र सरकार का कहना मानते हैं, नहीं। जो राज्य सरकार होती है जिस राज्य में, उसी राज्य सरकार का कहना उस राज्य की पुलिस मानती है, नहीं मानती है। एक राज्य की पुलिस उसी राज्य में रह सकती है, दूसरे राज्य में नहीं वहां पे जा सकती, उसकी ड्यूटी वहां पे नहीं लग सकती। हाँ, कोई केस हुआ है तो उस केस के सिलसिले में वहां पे जा सकती है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, है ना। तो लेकिन पुलिस रहेगी उसी राज्य के अंतर्गत, तो ड्यूटी उसकी वहीं पे लगेगी, है ना, उससे बाहर नहीं लग सकती। अगर तुम्हारा ज्वाइनिंग कहाँ पे हो गई, यूपी पुलिस में हो गई, तो तुम्हारी जिंदगी उत्तर प्रदेश में ही कटेगी। फिर तुम सोचो महाराष्ट्र में, वहाँ पे मुंबई में लगे जाके, है ना, हिरोइने ताड़े, तो नहीं कर सकते ये, है ना। यहीं पे रहना पड़ेगा तुमको, यहीं पे देखना पड़ेगा जो कुछ है। तो पुलिस किसके विषय में आएगी, ये राज्य सरकार। अच्छा, पुलिस हो गई, लेकिन अब पुलिस ने पकड़ लिया लोगों को, चोरों को पकड़ लिया, तो चोर किसके अंतर्गत आएंगे, चोर राज्य सरकार कहती चोरी करो, चोर हमने पूछ दिया चोर किसके, तो राज्य सरकार के अंतर्गत, राज्य सरकार चोर बना रही है? हाँ, अपने राज्य का पकड़ेगा। हमने पूछा चोर किसके अंतर्गत आएगा, तुमने कहा राज्य के अंतर्गत है, मतलब राज्य सरकार खुद कहती है चोरी करो, सारे चोर राज्य सरकार के अंतर्गत है। मतलब कुछ भी, थोड़ा तो लॉजिक लगाओ, बात को गंभीरता से पकड़ो। पुलिस ने अगर चोर को पकड़ लिया तो जहां पे जेल में रखेगी, जेल आएगी राज्य सरकार के अंतर्गत, है ना। कारावास क्या आएगा, कारावास किसके अंतर्गत आएगा, हाँ, ये आएगा किसके अंतर्गत, राज्य सरकार के अंतर्गत कारावास आएगा, है ना।
अच्छा रेलवे पुलिस तुमने देखा है, आरपीएफ, रेलवे पुलिस फोर्स, आरपीएफ, ये किसके अंतर्गत आता है? क्यों? ये तो रेलवे तो इसका है, संघ सूची का विषय है, सेवा राज्य में कर रहे हैं। अच्छा ये रेलवे क्या केंद्र के बॉर्डर पे चल रही है, पाकिस्तान चीन इधर होते हुए? हाँ वही तो हम भी कह रहे हैं, रेलवे अगर तो फिर इसको इसमें क्यों रखा गया? संघ में रेलवे को क्यों रखा गया? फिर संघ में संघ सूची का विषय है तो बॉर्डर पे चलाएं, इधर इधर होते हुए कहाँ, नेपाल से होते हुए चीन। हाँ हाँ तुम समझ नहीं रहे हो, हमने तुम्हारी बात समझ लिया। अनुच्छेद 1 तुमने बताया कि सभी राज्यों को मिल करके हमारा एक संघ बनेगा, हमने मान लिया सभी राज्यों को मिल करके संघ बन गया। फिर रेलवे कहाँ गया? ये देखो रेल परिवहन ये हमने केंद्र सूची में क्यों रखा? फिर अगर सारी रेलवे राज्यों में ही चलना है, रेल व्यवस्था खाली व्यवस्था देखेंगे, वही तो कह रहे हैं। क्यों हम क्यों पूछना चाह रहे हैं? तुम बता तो रहे हो, तुम्हारी बात मान लेते हैं कि रेलवे सुरक्षा जो है ये इसके अंतर्गत, राज्य के अंतर्गत है, मान लेते हैं, ठीक है तुम्हारी बात सही है। क्यों? इधर रेलवे दिया गया है, ये चलता है पूरे राज्यों के अंदर है ना, चलती तो ये भी राज्य में है, तो इसको भी इसमें रखना चाहिए था, रेलवे भी इसी में रख देते, ये भी राज्य का विषय हो जाता है। या तो फिर अगर रेलवे को इधर रखे हैं तो रेलवे पुलिस को भी इधर रख देते, रेलवे पुलिस तो इसमें आती है ना, तुम्हारा कहना है कि रेलवे पुलिस इसमें आती है, रेलवे पुलिस ये राज्य सूची में आती है, तुम्हारी बात मान ली, लिख दिया लो हमने, अब ठीक खुश। अब बताओ रेलवे को फिर इसमें क्यों रखा गया? इसको भी इधर रख देते, एक राज्य को दूसरे राज्य से जोड़ती है, तो इधर से अगर पूरा व्यवस्था रेलवे की सेंटर को ही देखना था तो ये रेलवे पुलिस भी इधर ही रख देते, ये भी सेंटर देख लेते। अरे बताओ सब लोग बताओ, हाँ वहां रख देंगे तो अच्छा सुनो हम बता देते हैं, तुम लोगों का हो गया ज़्यादा कंफ्यूजन है, सबके अलग अलग जवाब। देखो रेलवे का काम क्या होता है, उधर ऊपर कश्मीर से लेकर के नीचे कन्याकुमारी तक जाना है ना, पूरी वही रेलवे एक लाइन हो गई, ऊपर से लेकर के हिंदुस्तान के ऊपर से लेकर के सबसे नीचे तक जाना है। ऊपर का पूरा कल्चर अलग है, नीचे का पूरा कल्चर अलग है, ऊपर वालों की पूरी भाषा अलग है, नीचे वालों की पूरी भाषा अलग है। नीचे वाले हैंगे पोंगल ऐसे करेंगे, ऊपर वाले कुछ अपनी भाषा में बात करेंगे, है ना। हाँ ये देखो सब देखो वहीं के हैं, सब ये सब डोगरी बोलने वाले हैं, है ना, ये सब वहीं से आए हैं, अल्लो पल्लो कर रहे हैं, है ना। तो देखो ऐसा सिस्टम है वहाँ पे, सब कहीं का कल्चर अलग अलग है, वहाँ की भाषा अलग अलग है। वहाँ पे अगर कुछ भी रेलवे के अंतर्गत अंदर कुछ रेलवे परिवहन में या फिर रेल के अंदर कुछ भी गड़बड़ी होती है तो वहाँ के लोगों को कन्विंस ही नहीं कर पाएंगे, समझ ही नहीं पाएंगे उनकी प्रॉब्लम क्या है, उनकी समस्या का समाधान कैसे करना है, ये रेलवे पुलिस समझ ही नहीं पाएगी ऐसे, है ना, क्योंकि रेलवे तो चल रही है कन्याकुमारी से लेकर ऊपर कश्मीर तक, लेकिन वहाँ के भाषाएँ तो अलग अलग हैं। अगर रेलवे पुलिस भी हमने रख दी सेंटर की, मान लिया हमने कहीं गुजरात का आदमी सिंधी आदमी रख दिया, है ना, उसको तो हिंदी आती है, उसको ना ही डोगरी आती है ना ही इधर तमिल आती है, तो वो कोई की बात समझ ही नहीं पाएगा, है ना, रूट तो उसको वही मिल जाएगा बाई चांस। अब वो ऊपर जम्मू कश्मीर से लेकर नीचे कन्याकुमारी तक जा रहा है, उसको हिंदी आती है, उसको ना डोगरी आती है ना ही तमिल आती है, अब वो कैसे समझेगा प्रॉब्लम को। इसलिए हमने क्या रख दिया कि रेलवे की सुरक्षा की जिम्मेदारी हमने राज्य सरकारों को दे दी और रेलवे पुलिस को हमने बना दिया राज्य सूची का विषय, कि जिस विषय से रेलवे गुजरेगी वहीं राज्य में वहीं राज्य की पुलिस चढ़ेगी। तुमने देखा होगा जब तुम लंबे टूर पे जाते हो एक राज्य से दूसरे राज्य में, अगर तुम गए होगे तो तुमने देखा होगा राज्य के लास्ट में, सबसे लास्ट में एक स्टेशन बनता है, वहाँ बनता है ना, वहीं पे ट्रेन स्टॉप लेती है। वहाँ पे क्या होगा, ट्रेन रुकेगी, आरपीएफ उतर जाएगी वहाँ के, अगर मान लिया उत्तर प्रदेश से तुमको मध्य प्रदेश जाना है ना, तो उत्तर प्रदेश में जब झांसी पहुँच जाओगे वहाँ उतर जाएगी लास्ट में, है ना, उधर उतरोगे, वहीं से उत्तर प्रदेश की आरपीएफ उतर लेगी, मध्य प्रदेश की आरपीएफ चढ़ लेगी। जब तक मध्य प्रदेश में ट्रैवल करेगी तब तक जिम्मेदारी मध्य प्रदेश की आरपीएफ का होगा कि यहाँ पे सुरक्षा की जिम्मेदारी मध्य प्रदेश की आरपीएफ की होगी। उसके आगे जैसे ही बढ़ेगा महाराष्ट्र में पहुंचोगे, महाराष्ट्र के उधर बॉर्डर पे फिर उतर लेगी मध्य प्रदेश की पुलिस, उतर लेगी, यहाँ पे आरपीएफ उतरेगी और फिर वहाँ से महाराष्ट्र की पुलिस चढ़ लेगी वहाँ पे। महाराष्ट्र में जितनी देर वो ट्रैवल करेगी ट्रेन, उतनी देर महाराष्ट्र आरपीएफ की जिम्मेदारी होगी। इसलिए क्या बताया गया है कि जो रेलवे पुलिस है किसका विषय है, ये राज्यों का विषय है ना। अच्छा स्थानीय शासन किस में आ जाएगा, लोक व्यवस्था इसमें है तो स्थानीय शासन भी इसी में आ जाएगा, है ना। स्थानीय शासन पंचायती राज, इधर लिख दें क्या आ जाएगा, इधर स्थानीय शासन
है ना, ये इसी में आ जाएगा। जो छोटे छोटे क्षेत्रों पे शासन होता है ना। तुमने देखा मुखिया वगैरह लोग होते हैं, पंचायत जिसको कहते हैं पंचायती राज, क्या कहते हैं, पंचायती राज, पंचायती राज कहते हैं नहीं कहते हो। मुखिया जी होते, प्रधान जी, तो प्रधान जी क्या सेंट्रल गवर्नमेंट के होते हैं नेता? नहीं, स्टेट गवर्नमेंट के होते हैं, इसी के अंतर्गत होते सारा कुछ। जितना भी काम आता है इनको कहाँ से आता है? क्या सेंट्रल गवर्नमेंट से आता है? नहीं, वो तो PWD की सड़क भी नहीं डलवा सकते, है ना, क्योंकि PWD किसके अंतर्गत आता है? वो तो केंद्र के अंतर्गत आता है, उसकी सड़क तक नहीं बनवा सकते। इनको राज्य के अंतर्गत ही सारे काम कर सकते हैं, केंद्र के अंतर्गत कोई काम नहीं कर सकते, क्योंकि ये क्या है, खुद ही राज्य सूची के विषय हैं, है ना, ये राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। अच्छा, प्रति व्यक्ति अगर कर लेना हो, टैक्स लेना हो, हर व्यक्ति के हिसाब से टैक्स लगता नहीं लगता है, वो प्रति व्यक्ति कर कौन ले जाएगा? केंद्र सूची ले जाएगी, राज्य सूची ले जाएगा? पक्का केंद्र। क्यों, इधर का लिख के खत्म कर दिया तभी। हाँ, प्रति व्यक्ति कर कौन लेगा? अच्छा, लोक स्वास्थ्य किसका विषय होगा? लोक स्वास्थ्य भी इसमें कर दें, चलो। अच्छा होता स्वच्छता, स्वच्छता होता ना, स्वच्छता किसका विषय होगा? कैसे? मोदी जी तो खुद झाड़ू लगाते हैं, तुमने देखा नहीं? मोदी जी झाड़ू लेके जुटे पड़े थे। हाँ क्या स्वच्छता? अरे भैया वो बात ठीक है, स्वच्छता सब चाहते हैं, तुम भी चाहते हो अपने घर में स्वच्छता हो, यहाँ पे आकर के फैला देते हो कूड़ा, है ना। लेकिन हम वही बता रहे हैं कि स्वच्छता किसका विषय होगा? मोदी जी एक अभियान चलाए थे, स्वच्छ भारत मिशन, है ना, पर स्वच्छता तुम कह रहे हो राज्य का विषय है। बताओ, समवर्ती, ये देखो जिज्जी लोग बताएं, समवर्ती का स्वच्छता किसका विषय है? स्वच्छता राज्य का विषय, किसका विषय है? देखो यहाँ पे तुम पक्का कंफ्यूज होगे, तुमको जैसे ही देखोगे तो स्वच्छ भारत मिशन तुम देखोगे हाँ मोदी जी ने चलाया, केंद्र सरकार का है, इससे तुरंत कंफ्यूज हो जाओगे कि ये मोदी जी के द्वारा चलाया गया है। तो क्या होगा, स्वच्छता किसका विषय हो जाएगा? राज्य, वो केंद्र का। तुमको लगने लगेगा कि मोदी जी ने चलवाया है, लेकिन तुम सोचोगे, जैसे ही मोदी जी का सोचोगे, केंद्र सरकार सोचोगे, उधर संघ सूची का विषय लगाओगे, तुरंत गड़बड़ा जाएगा तुम्हारा क्वेश्चन। स्वच्छता राज्य सूची का विषय है, लेकिन जागरूकता फैलाने के लिए कोई भी सरकार कुछ कर सकती है ना। स्वच्छता तो एक ऐसा जरूरी विषय है ना पूरे देश के लिए, इसलिए उसको मोदी जी ने एक ऐसा प्रोग्राम चला दिया। ठीक है, बाकी नमस्ते, ये बाकी ये विषय किसका है? अगर तुमसे विषय पूछा जाएगा तो ये स्वच्छता किसका विषय होगा? ये राज्य सूची का विषय है, ना कि ये केंद्र सूची का विषय है। ठीक है ना। अच्छा ये बताओ, अगला बताओ, जिसे जनसंख्या नियंत्रण पे बताएं, हम बात करें। जनसंख्या नियंत्रण किसके विषय में आएगा? क्यों क्यों? जनगणना कहाँ गई? जनगणना इधर थी, ये देखो ऊपर ही है, जनगणना इधर है केंद्र सूची में। जनसंख्या नियंत्रण किसके विषय में आएगा? राज्य सूची में। केंद्र सूची वाले हैं कोई? समवर्ती सूची वाले 2 लोग, और राज्य सूची, सब राज्य सूची वाले समवर्ती में जा रहे हैं, 3 हो गए। जबरदस्ती, ये इसी का विषय है। जनसंख्या नियंत्रण किसका विषय है? ये समवर्ती सूची का विषय है। कैसे? याद करो इंदिरा दीदी को, भूल गए? इंदिरा दीदी लाई थी नसबंदी वाला प्रोग्राम, भूल गए इतनी जल्दी? अभी तो आपातकाल लगवाया था, अभी कितने दिन हुए हैं, अभी भूल गए हैं? क्या क्या कह रहे हैं? करवाना है क्या नसबंदी? बताना, अभी भी प्रोग्राम चलवा दे। योगी अब हैं अभी कह रहे वैसे भी सर कुछ नहीं होना है, करवा ही दीजिए फिर। अब क्या करें, है ना। तो जनसंख्या नियंत्रण केंद्र सूची और राज्य सूची दोनों के अंतर्गत आता है, इसलिए इसको समवर्ती सूची में रखा गया है। ठीक है ना। इसका विषय तुमको देखने को मिलेगा, साफ साफ एग्जाम्पल रहेगा। जब इंदिरा गांधी ने 1975 में आपातकाल लगवाया था, उसी दौरान उन्होंने क्या किया था? इंदिरा गांधी, तुमको याद होगा, इंदिरा गांधी ने नसबंदी प्रोग्राम चलवाया था, है ना। बहुत भारी संख्या में पकड़ पकड़ के लोगों को नसबंदी करवाई गई थी, है ना। ऑफिस जाओगे, किसी कार्यालय में कोई काम करवाने जाते थे, साहब हमारे यहाँ मेड़ जोत ली गई है, ये देखो हमारी मेड़ जोत ली साहब हमारे यहाँ, देख लो चल के। तहसीलदार क्या करेगा? डॉक्टर वहीं ऑफिस में ही रखता था, ला पहले इसको लिटा, इधर ले जा साइड में तुरंत। हाँ हाँ,
भैया करवाएंगे, कहे नहीं। जनसंख्या इतनी बढ़ा रहे हैं, तुमको हम बताते हैं। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, मात्र 75 साल पहले आज़ाद हुआ, तो हमारी जनसंख्या थी 33 करोड़। कितनी थी? 33 करोड़ मात्र। 33 करोड़ बहुत ज़्यादा नहीं होती है, क्योंकि हम दुनिया के 7वें भूमि के आधार पर सबसे बड़े देश हैं। तो 33 करोड़ जनसंख्या कोई बहुत नहीं थी। धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ने लगी। 75 आते थे, 1975 आते थे, इंदिरा गांधी को लगने लगा कि संसाधन तो हमारे पास सीमित ही हैं, कृषि में इतना उपजा भी नहीं पा रहे जितना ये लोग खाते जा रहे हैं। निर्यात क्या होगा? हमको आयात करना पड़ा, चीन से मंगाना पड़ रहा है गेहूँ, है ना, हमको कजाकिस्तान से गेहूँ मंगाना पड़ रहा है, दिक्कत हो रही है। कितना मंगाएंगे? लोग खाते जा रहे हैं। तो पता है दुनिया का सबसे ज़्यादा चाय हम लोग उगाते हैं, पर हम एक पैकेट भी 100 ग्राम चाय भी हम निर्यात नहीं करते यहाँ से। हालांकि आयात जरूर कर लेते हैं, मंगा लेते हैं चीन से। क्यों? इतनी ज़्यादा चाय उगाने के बाद भी हम श्रीलंका से मंगाते हैं चाय। श्रीलंका निर्यात कर लेता है। इतना इत्तू सा है, बिल्कुल इत्तू सा। देखोगे मैं बनाएंगे इंडिया का तो हम बूंदी रखेंगे नीचे, केवल हो गया श्रीलंका, बस इत्तू सा। और वो चाय का निर्यात कर एक बार फिर से अब ठीक ध्यान करो, इतना बड़ा है श्रीलंका और वो चाय का निर्यात करता है, मतलब बेचता है। क्यों? उगाता है, खाता कम है। अब कहोगे चाय खाता क्या पीता है? हाँ समझ गया, तो तुम्हारा आएगा, किसी ना किसी का तो आएगा, सर खा कैसे सकता है चाय, वो तो पिएगा। तो समझ रहे हो, जनसंख्या इतनी है गई यहाँ पे हमारे यहाँ कि फटने को तैयार है हम लोग। हमारे यहाँ जनसंख्या भगवान का आशीर्वाद होता है, उत्तर प्रदेश में खासकर, ठीक है। होते जाते हैं 8-10 होते जाते हैं। अपनी की जिम्मेदारी कोई नहीं लेता, कोई गलती नहीं कहेगा मेरी गलती है, कहेंगे तो भगवान का आशीर्वाद दे देते रहो। हाँ, भगवान का दिया, उनको भगवान का यही आशीर्वाद सबसे ज़्यादा मिलता है। हमें लगता है भगवान सब तारीख घूम रहे हैं इनके लिए कि भैया तुम बिल्कुल तथास्तु तुम्हारे लिए, हर समय मेरा हाथ तुम्हारे लिए है, लेते रहो आशीर्वाद, कितना चाहिए। ये आशीर्वाद इनको मिलता रहता है। तो इस आशीर्वाद से बचना है भैया, क्योंकि संसाधन तुम्हारे पास क्या है? सीमित हैं, कम नहीं है जी, बहुत हैं। जितना संसाधनों से संपन्न देश हम लोग हैं दुनिया में, दूसरा कोई नहीं है। चीन वो भी नहीं है, हमसे बड़ा जरूर है। रूस तो खच्चर ही है, वहाँ पे तो सब बर्फ है ना। इतनी बड़ी देश, हम इतनी बड़ी देश का इतना बड़ा देश लेकर के घूम रहे हैं, है ना। बहुत संसाधन है हमारे पास, बहुत सारी विविधताएं हैं, हर चीज़ उगा सकते हैं। हम ही ऐसे देश हैं जो सब कुछ उगा सकते हैं और उगाते हैं, सबसे ज़्यादा उगाते हैं। फिर भी हम पिछड़े क्यों रह जाते हैं? क्योंकि जितना उगाते नहीं उससे ज़्यादा तो हम खा जाते हैं। लगता ही नहीं, टाइम ही नहीं लगता। खाने में हम लोग बहुत एक्सपर्ट हैं। लाओ, ये देखो कह रहा दोबारा होनी चाहिए। चलो भैया अभी चलो, अभी भी हो सकती है। अभी यहाँ पे पड़ोस में है, यहाँ देखो, यहाँ पे पड़ोस में CHC है और वहीं पे ले जाके 1 रुपये का पर्चा बनेगा, 1 रुपया हम दे देंगे, अभी तुम्हारा तुरंत हो जाएगा, है ना। शुरुआत तुम ही करो, शुरुआत तुम्हें से होनी चाहिए। हाँ कह रहा अभी नहीं सर, अभी नहीं, अभी कैसे हो सकती है? अभी हमको क्रिकेट टीम बनानी है, अभी कैसे कर सकते हैं? अभी नहीं हो सकता। देखो अभी तुमको पता है शुरुआत में हमारे यहाँ 33 करोड़ जनसंख्या थी जो हम लोग आज़ाद हुए थे। अभी बताओ 133 करोड़ से भी आ गए, 140 करोड़ समथिंग होने वाली है जनसंख्या हमारी। अभी होनी चाहिए, तो वही तो हम कह रहे हैं, चलो ना फिर कह रहा सर 2-3 साल रुक जाइए, उसके बाद में चल देंगे। अरे तो फायदा क्या हुआ? फिर तो वैसे बेकार हो जाओगे। हाँ तब तक थोड़ी और बढ़ जाएगी। क्या 200 करोड़ करना चाहते हो? तुम्हें पता है यहाँ हिंदुस्तान की जमीन धंस रही। तुम्हें इतना पता होना चाहिए, बाकी सब कुछ छोड़ो, मजाक की बातें हो गई। तुमको पता होना चाहिए कि पृथ्वी के रोटेशन का स्पीड कम हो रहा है और इसी से तुम्हारे यहाँ जितना भी मौसम में परिवर्तन आ रहा है, जो तुम देख रहे हो विविधताएं इतनी सारी, कि बरसात लेट हो रही है ना। गर्मियाँ अभी भी चल रही हैं। बताओ, अगस्त चल रहा है, अगस्त खत्म हो गया, सितंबर चल रहा है, आज से सितंबर चालू। बताओ अभी भी गर्मी हो रही, इतनी गर्मी कि यहाँ देखो इतने पंखा चल रहा, फिर भी पसीना पसीना हो रहे हैं। मौसम अच्छा खासा होना चाहिए, इस समय ठंडा होना चाहिए मौसम, नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि इतना भैया हम लोग लोड बढ़ा दिए हैं यहाँ का कि पृथ्वी भी स्लो हो गई। कह रहे कितना लेके घूमे, बढ़ा गए हैं, मतलब घूम नहीं पा रहे। तुम सोचो जनसंख्या कितनी बढ़ा दी है तुम लोग हैं, और तुम कह रहे हो अभी भी सब 2-3 साल रुक जाइए। 2-3 साल में, हाँ ये क्या सर अभी हमने कहा है कि हमने योगदान हमारा है ही नहीं इसमें, अभी हम अपना योगदान देंगे उसके बाद में आगे होगा। तो भैया तो अपना योगदान मत दो, अपना योगदान ये देखो कह रहा नहीं सर ऐसा नहीं हो सकता। अरे खच्चरो कुछ समझो, है ना। और देखो तुमको समझना चाहिए सारी चीज़ें यार, तुम्हारा देश है, संसाधन सीमित है, फिर क्या करोगे? देश तुम्हारा है और इसको
इसको बचाने की जिम्मेदारी भी तुम्हारी है। इसमें योगदान दोगे, इसको बचाने में योगदान दो खच्चर। ये कह रहा सर इसमें, हाँ अरे तुम मत चल, हाँ ये पहले से कर सकती, हमारे पे मत कहना, बस हमको छोड़ दो, हम नहीं करेंगे, हम शादी नहीं करेंगे सर, हो गया। अरे देखो, अगर तुम लोगों ने कर दिया ना, इसमें योगदान नहीं किया और अभी चल के तुम लोगों ने तुरंत नहीं नसबंदी करवाया, तो तुमको पता है अगर तुम लोग बढ़ाओगे योगदान अपना तो फिर ये जमीन धंस जाएगी यहाँ की। ये कौन सी बात है? सब लोग खाते हैं। कौन? नहीं, मुझे ऐसी कोई जानकारी नहीं है। पूरी बात बताओ तो। हाँ, कैमरा चल रहा तो नहीं बताओगे? अच्छा चलो, तो हमारे पास सीमित संसाधन है, हम लोग सीमित संसाधनों में उतना ज़्यादा दुरुपयोग हम लोग करने लगते हैं। फिर क्या होता है, जितना हम लोग उगाते हैं उससे ज़्यादा खा लेते हैं, इसीलिए हम लोग पीछे रह जाते हैं। यही सोचो, आज के समय में मात्र 50 करोड़ जनसंख्या हुई होती और हम होते हैं, तो हमारा देखते देश कितना आगे होता, क्योंकि हम लोग आज भी विकासशील देशों में सबसे स्पीड में हैं। स्पीड हमारी बहुत तेज है विकासशील देशों में, लेकिन फिर भी हम लोग विकसित नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि हम लोग दुरुपयोग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। क्या है अगला देखो क्या है, जैसे शिक्षा किसका विषय है? शिक्षा भी समवर्ती सूची का विषय है। क्यों? तुमने देखा होगा प्राइमरी स्कूल भी बनवाते हैं, राज्य सरकारें बनवाती हैं। प्राइमरी स्कूल कौन बनाता है? राज्य सरकारें। लेकिन तुमने देखा होगा केंद्रीय विद्यालय है ना, केवी, तो केवी किसके अंतर्गत होता है? उसका नाम ही है केंद्रीय विद्यालय, वो किसके अंतर्गत आता है? हाँ, तो केंद्र भी बनवाते हैं विद्यालय और राज्य भी बनवाते हैं, है ना। इसलिए शिक्षा किसका विषय है? दोनों का ही विषय है, समवर्ती सूची में आता है ना। वन देखोगे, जंगल किसके अंतर्गत आएंगे? ये भी समवर्ती सूची में आएंगे। मतलब इस पे केंद्र भी कानून बनाएगा, राज्य भी कानून बनाएगा नहीं बनाएगा? बनाता है कानून, नहीं बनाता है। राज्य सरकारें भी अपने जो जंगल होता है उसमें उसके लिए संरक्षण के लिए भी काम करते हैं, केंद्र सरकारें भी जगह जगह पे काम करते रहती है, टाइगर रिजर्व वगैरह बनाते रहते हैं, है ना, ये सब बनाते रहते हैं। विद्युत, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी जिसको कहते हो, ये विद्युत किसके अंतर्गत आएगा? ये भी समवर्ती सूची का विषय होगा, क्योंकि जो लाइट होती है, तुमने देखा होगा उत्तराखंड की सरकार अपने यहाँ भी कुछ बांध बनवा लेती है, जिससे वो भी बनाती है लाइट, और केंद्र सरकारें भी बनवा लेती है, जगह जगह पे बांध बनवाती रहती है, उससे लाइट बनती रहती है। तो ये भी किसका विषय हो जाएगा? समवर्ती सूची का विषय हो जाएगा। अच्छा, विवाह किसके अंतर्गत आएगा? विवाह हमने समवर्ती सूची में लिख दिया, सही जगह पे लिखा है, ये समवर्ती सूची का विषय होगा विवाह? विवाह पे कानून कौन बनाएगा? क्या सभी राज्यों का अपना अपना कानून होगा कि हमारे यहाँ विवाह के ये कानून होंगे? सभी कानून ही तो बनाना है, समवर्ती सूची का विषय तो कानून ही तो बनाएंगे, दोनों लोग मिल के बनाएंगे। केंद्र सरकार अपना नियम बना देगी, राज्य सरकार अपना नियम बनाएगी। जैसे तुमने देखा, विवाह अगर होगा तो तलाक भी तो होगा, इसमें तलाक होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? बताओ। बिल्कुल होगा। जैसे तुमने अभी देखा 3 तलाक को खत्म कर दिया गया, है ना, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। पूरे देश में कहीं नहीं हो सकता, है ना, पर राज्य सरकारें भी तलाक को लेकर के कुछ विशेष प्रावधान बना सकती हैं, विवाह को लेकर के भी कि ये प्रावधान होने चाहिए, है ना। रजिस्ट्री करवाने जाते हो, वो रजिस्ट्री नहीं होता है, रजिस्ट्री तो ज़मीन की होती है? विवाह में कैसे रजिस्ट्री हो सकती है? वो एक होता है, उसमें लिखवा देते पूरा, क्या होता है, किया नहीं यार हमने, तो हमको ज़्यादा जानकारी नहीं है ना। ऐसे कागज होता है, कागज कह रहा सब्जी चलो ढूंढ के ला खच्चर, अकेले चल देंगे? देखो रास्ते देख रहे हो, ये देखो ढूंढ रहे देखो। अब तलाक देखो, तलाक में कह रहा था हाँ, ऐसे पता नहीं होगा। देखो वहाँ पे कागज होता है, उसमें लिख दिया जाता है कि तुम्हारा इनके साथ विवाह हो चुका है, उसमें कुछ शर्तें वगैरह लिख दिया था कि इनको तुम, हाँ देखो इसको जानकारी, देखो कितना सही शब्द दिया है, विवाह प्रमाण पत्र। हाँ, प्रमाण पत्र बनता है ना। रजिस्ट्रार होता है, वो क्या करता है, वहाँ पे जानना पड़ता है रजिस्ट्रार ऑफिस, वहाँ पे उसमें लिखा जाता है, पूरा विधिवत पूरी व्यवस्था होती है, उसमें लिखा पड़ी होती है। जैसे जमीन की, हाँ बाकायदा साइन होते हैं दोनों पक्षों के, जैसे जमीन की खरीद और बिक्री होती है, वैसे सेम होता है कि भैया तुम बिक चुके हो, अब तुम्हारे अधिकार नहीं रहेंगे। उसमें साफ साफ लिख दिया जाता है कि पुरुष के सारे मूल अधिकार छीन लिए जाते हैं। ना ही इसको बोलने, ये कह रहा नहीं सर ऐसा कुछ भैया, वो लिखा नहीं, सामने तुमको दिखेगा नहीं, पर वो होता है होता है, तुमको मानना पड़ेगा। उसमें साफ साफ यही होता है कि पुरुषों के सारे अधिकार छीन लिए जाते हैं, है ना जी लोग, ऐसे तो होता है।
कि उसमें ना ही आज से इनको पता है देखो, ना ही इसमें अब इनको बोलने का अधिकार है, ना ही इनको अपने इच्छा अनुसार अभिव्यक्ति की आज़ादी है, ना ही इनको घूमने की आज़ादी है, कहीं जा भी नहीं सकते बिना परमिशन। तुम जाओ तुरंत निकल के, देखना जिस दिन इस पर साइन करोगे ना, उस दिन के बाद तुम्हारे सारे मूल अधिकार छिन जाएंगे। कहीं जाओगे, कहाँ हो, फोन तुरंत है, कहाँ हो, किसके साथ हो, बताओगे कोई नहीं, अकेले, वीडियो कॉलिंग करके दिखाओ। भैया बहुत नटंकी होती है ना, ये सब होता है इसमें। तो सारे तुम्हारे अधिकार छीन लिए जाते हैं, है ना। प्राइवेसी का कोई अधिकार नहीं, तभी पासवर्ड लगा के रखते हो, फिर इसी पे लड़ाई होगी, पासवर्ड क्यों लगाया, फोन में पासवर्ड नहीं रहेगा, फिर बहुत सारी समस्याएं होती हैं। इसलिए इसको मालूम है, अरे भैया बहुत अनुभवी आदमी है हम, तुमको ऐसा नॉर्मल आदमी समझ रहे हो ये अनुभव ऐसा नहीं आता है ना। तो अनुभव आता है ना, एक्सपीरियंस अनुभव आता है अच्छा, विवाह आ गया, तलाक आ गया, तो गोद लेना भी इसी में आएगा, है ना। अब मान लिया तुमने गोद ले लिया किसी को, तो गोद लेना भी इसी का सब्जेक्ट हो जाएगा। किसका हो जाएगा, है ना। और दंड विधि भी इसी में आएगी, दंड प्रक्रिया, ठीक है। तुमने देखा होगा केंद्र सरकारें भी दंड देने के लिए अलग प्रावधान बना सकते हैं, जैसे आईपीसी, तुमने देखा होगा। हर पूरे हिंदुस्तान में जितने भी राज्य हैं सबके लिए वही दंड विधि है, आईपीसी, मतलब केंद्र सरकार का एक सब्जेक्ट बन गया ये। लेकिन ऐसे बहुत सारे और भी कानून होते हैं जो राज्य सरकारें अपने हिसाब से बना सकते हैं दंड देने के लिए। जैसे योगी बाबा सबसे सटीक एग्जाम्पल हैं। करो तुम लोग कोई दंगा, तुरंत बुलडोजर आता है, आ रहा है बुलडोजर, क्या होता है, बुलडोजर बाबा के नाम से फेमस हो गए। मतलब उन्होंने अपने यहाँ दंड प्रक्रिया ऐसी बना ली कि तुमने अगर आतंक फैलाया, तुमने अशांति उत्तर प्रदेश के अंदर फैलाई, तो सीधे तुम्हारा घर गिरवा दिया जाएगा। पूरे हिंदुस्तान में ऐसा नहीं होता है, सबके लिए दंड प्रक्रिया क्या सेम है ये, पूरे हिंदुस्तान में घर नहीं गिराए जाते हैं। तुमने अवैध कब्जा कर रखा, तुरंत तुम्हारा घर गिराया जाएगा, है ना। अच्छा, ट्विन टावर वाला बहुत सही याद दिलाया। अच्छा बताओ, तुम्हारे हिसाब से सुप्रीम कोर्ट ने जो ट्विन टावर का जो निर्णय दिया है कि ट्विन टावर को गिरा देना चाहिए। ट्विन टावर एक बहुत बड़ा टावर था, 40 मंजिला बिल्डिंग थी, नोएडा में बना था। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि इसको गिरा देना चाहिए, गिरा दी गई। उसमें यह भी कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि जो ठेकेदार है वो अपने खर्चे से गिरवाए और आसपास मलबे की सफाई भी करवाए। तुम्हारे हिसाब से वो जो बन गया था, अवैध कब्जा था, किसी पार्क में बना था वो, है ना, नोएडा के किसी पार्क में बन गया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय सुनाया कि उसको गिरा देना चाहिए और जो ठेकेदार है वो अपने खर्चे से गिरवाए और मलबे की सफाई भी करवाए। क्या तुम लोगों को लगता है ये सही निर्णय है? कुछ लोगों का मानना है कि सर जी ट्विन टावर को गिरवाना नहीं चाहिए था, अगर ये अवैध कब्जा ही है तो यहाँ पे हॉस्पिटल बनवा देते, स्कूल बनवा देते, है ना, सरकार अपने अंदर ले लेती, इतना खर्चा हुआ था, है ना, अपने अंदर ले लेती और उसमें इतना खर्चा हुआ था तो उसको बर्बाद ना करती, क्योंकि पैसा लगा है ना, उससे ले लेती, ठेकेदार से ले लेती, उसका खत्म हो जाता कब्जा, है ना। क्या सुप्रीम कोर्ट का ये निर्णय तुम्हारे हिसाब से सही है कि वहाँ पे हॉस्पिटल बनवा देना चाहिए था? ये सवाल सही है, हॉस्पिटल बनवाना चाहिए था? नहीं। तुम जब पढ़ोगे अनुच्छेद 129 में साफ साफ लिखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट का हर एक फैसला अपने आप में एक अभिलेख है। अभिलेख मतलब कि वही कानून है, वो अपना खुद का एक नियम बन जाता है, वही एक प्रावधान बन जाता है। संविधान में लिखा जरूर नहीं होगा, लेकिन उस संविधान में लिखे हर एक अनुच्छेद के बराबर पावर रखता है। ये अनुच्छेद 129 में लिखा गया कि सुप्रीम कोर्ट अगर निर्णय सुना देगी तो वही सर्वमान्य होगा और आगे भी जितने भी ऐसे केस होंगे सब पे वही निर्णय सुनाना पड़ेगा, क्योंकि एक बार पिछले सुना चुकी है सुप्रीम कोर्ट ये बात। अगर वहां पे सुप्रीम कोर्ट उनको छूट दे देती, कहती भैया तुम अपनी बिल्डिंग चला लो, लेकिन यहाँ पे जो पार्क बना था अगर ये 2 बीघे का बना था तो तुमको इसके बदले में जुर्माना सहित तुमको 10 बीघे का पार्क बना के देना पड़ेगा। तो भैया आज जितने भी दिल्ली में पार्क हैं, हर जगह म्यूनसिपालिटी से संपर्क करके उनको 10-20 लाख खिला करके हर पार्क में बिल्डिंग बन जाती और यहाँ गाँवों में पार्क बनवा देते। 2 बीघे की जगह 10 बीघे का पार्क गाँव में बन जाता है और वहाँ दिल्ली में रहने वाले बच्चों के लिए पार्क नहीं रहते खेलने के लिए, क्योंकि वो यही हर बार एक्सक्यूज देते कि पिछले ट्विन टावर वाले में तुमने ये निर्णय सुनाया था, उसी के आधार पे मेरा भी निर्णय सुना जाए, मेरी गलती हो गई, मुझसे कह दिया जाए कि 10 बीघे का पार्क तुम बनवाओ, हम सही जगह देख करके कहीं पार्क बनवा देंगे। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय लिया कि बिल्डिंग गिरनी चाहिए, यहाँ पे फिर से पार्क बनना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का हर निर्णय अपने आप में एक अभिलेख होता है। ठीक है, अनुच्छेद 129, इसीलिए ट्विन टावर को ध्वस्त करा दिया गया, यही कारण। जय हिंद।